हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन डेप्थ लर्निंग। वो चैनल जहाँ पे आपको कॉमर्स रिलेटेड सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। अभी तक हमने क्लास 11 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे डिटेल में कवर कर लिया है। यानी कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप हो चुका होगा। इस वीडियो से हम लोग मोस्ट अवेटिंग पार्ट दैट इज प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं और ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन अभी तक कवर नहीं किया है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। वहाँ मैंने हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और नोट्स भी प्रोवाइड किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के तरफ, मेरे यानी श्रेयशी के साथ। हमारा फर्स्ट स्लाइड है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज गेन कर लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या है? बेसिकली accounting equation is based on dual aspect concept of accounting। आपको dual aspect concept तो याद ही होगा। इस कॉन्सेप्ट में बताया गया था हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, यानी जितना अमाउंट आपके बिजनेस में डेबिट हुआ है उतना ही अमाउंट का आपके बिजनेस में क्रेडिट भी होगा। अगर किसी के लिए प्रॉफिट होता है तो सेम अमाउंट का किसी के लिए लॉस भी हुआ रहेगा, यानी कि हर सिक्के के दो पहलू है। इन अदर वे वी कैन से दैट जितना अमाउंट का आपका बिजनेस में लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, ठीक उतना ही अमाउंट का आपके बिजनेस में एसेट्स भी क्रिएट किया गया होगा। इस इक्वेशन को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। Here it is written that the statement of equality between debit and credit is known as accounting equation। Accounting equation क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट को इक्वल किया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना अमाउंट का डेबिट हुआ है सेम अमाउंट का क्रेडिट हुआ रहेगा, इसलिए डेबिट एंड क्रेडिट को इक्वल किया जाता है। ये एक तराजू के तरह होता है, जहां दोनों साइड इक्वल होगा तभी आपका मतलब परफेक्ट अमाउंट का सामान मिला है। अगर आपका एसेट जितना है उतना अमाउंट का आपके पास लाइबिलिटी या कैपिटल है, या जितना अमाउंट का लाइबिलिटी एंड कैपिटल है उतना ही अमाउंट का एसेट जनरेट हुआ रहेगा, तो ही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट है। So we have to balance both the debit and credit side of accounting equation. It is mathematical expression which shows that the assets and liabilities of the firm are equal as it is already explained। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो असेट्स एंड लाइबिलिटी को इक्वल करता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है assets is equal to liability and capital। इसको मैंने डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपको लाइबिलिटी निकालना है तो असेट से कैपिटल को डिडक्ट कर दीजिए, कैपिटल निकालना है तो असेट से लाइबिलिटी को डिडक्ट कर दीजिए। जब हम लोग एसेट से लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों को ही डिडक्ट कर देते हैं तब हमारे पास क्या रहता है? जीरो। इस इक्वेशन को हम लोग आगे और भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको ये तीनों बेसिक टर्म्स याद है? ये तीनों बेसिक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर अकाउंटिंग स्ट्रक्चर इन तीन टर्म्स पे ही बेस्ड होते हैं। तो चलिए हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज असेट? Asset is the valuable things which are owned by the firm for future use। Asset क्या होते हैं? वो सारी चीजें जो एक बिजनेस ओन करता है, परचेज करता है
ताकि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या बिजनेस के प्रोसेस में उसे यूज कर सके और प्रॉफिट जनरेट कर सके। इन सारी चीजों को वो सेल करने के पर्पज से नहीं खरीदता है, वो इन चीजों को अपने बिजनेस में यूज करने के पर्पज से खरीदता है, जिनसे वो अपना फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। Here some basic example of assets are given. Let us read one by one. First one is cash in hand, cash at bank, sundry debtors, bills receivable, investment, closing stock, land and building, plant and machinery, equipment and tools, furniture and fittings. यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं, असेट खरीदते टाइम पे जो असेट को हम लोग जहां से खरीद रहे हैं वहां से लेके अपने प्लांट तक ट्रांसफर करने का जो खर्चा आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या उनको फिटिंग करने का जो कॉस्ट आता है, वो सारे चीजें भी असेट के वैल्यू में ऐड होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज रिटन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इन सारे टर्म्स को हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर लिया है। आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए। इनके अलावा भी और भी असेट्स होते हैं, पर आपको स्टार्टिंग के लिए इतने असेट्स का नाम याद रखना काफी रहेगा। नेक्स्ट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड का दो पार्ट होता है, एक होता है आउटसाइडर लायबिलिटी एंड एक होता है ओनर्स इक्विटी, जिसे हम लोग कैपिटल भी कहते हैं। आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब बिजनेस को रन करने के लिए ओनर ने अगर बाहर वाले किसी से पैसे उधार लिए हैं, उसे हम लोग लायबिलिटी में कंसीडर करते हैं। These liabilities are claim of outsider against the business. ओके, तो इसमें क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स आ जाते हैं, बिल्स पेएबल आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अनपेड वेजेस, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिवेंचर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ये सारे कुछ बेसिक लाइबिलिटीज के नाम हैं। एंड ओनर्स इक्विटी या कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? वैसे कैपिटल क्या होता है? वो अमाउंट जो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए इन्वेस्ट किया है, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। दिस इज ओनर्स क्लेम, मीन्स बिजनेसमैन क्लेम अगेन द असेट ऑफ द बिजनेस। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं? कैपिटल, जो अमाउंट बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है, फिर जो अमाउंट उसने अलग करके रखा हुआ है रिजर्व, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड के रूप में, ये फंड होगा। प्रॉफिट एंड रिटेन्ड अर्निंग भी आ जाता है, और कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस ऑल्सो कम्स अंडर दिस ओनर्स इक्विटी। फाइन, तो आपको ये तीनों टर्म क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग इसको अकाउंटिंग इक्वेशन को कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम के थ्रू क्लियर करती हूँ कि ये इक्वेशन एक्चुअली बना कैसे, क्यों हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होते हैं। सोचिए, रणवीर नाम का एक बंदा है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। वो बिजनेस कितने अमाउंट से स्टार्ट करता है? 1 लाख रुपीज से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। ये 1 लाख रुपीज किस फॉर्म में आ रहा है बिजनेस में? फर्स्ट नंबर, ये कैश के फॉर्म में आ रहा है। कैश क्या होता है? हमने असेट पढ़ लिया, ठीक है। ये 1 लाख रुपीज हो जाता है, कैश के फॉर्म में आया। लेकिन वहीं पे ये 1 लाख रुपीज क्या है? रणवीर ने इन्वेस्ट किया है, तो ये कैपिटल भी है। सो दिस इज कैपिटल, ये कैपिटल साइड में भी आ जाता है 1 लाख रुपीज से। ये हो गया हमारा डेबिट साइड, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। तो हम लोग देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों अभी इक्वल है। अब इस 1 लाख रुपीज से रणवीर ने क्या किया? कुछ फर्नीचर खरीदे अपने बिजनेस के लिए। कितने अमाउंट का फर्नीचर खरीदा? सपोज 50,000 का फर्नीचर खरीदता है, ओके।
कैश में पेमेंट करता है, कैश में पेमेंट किया तो मेरे कैश से 50,000 माइनस हो जाएगा। अब कितना बचता है मेरा कैश अमाउंट 50,000 का, और फर्नीचर भी ऐड हो जाता है हमारा 50,000 का। लेकिन इधर मेरा बैलेंस कितना रहता है, इधर बैलेंस मेरा सेम 1 लाख का ही रहता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगेन हमारा डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल है। अब सपोज वो अपना बिजनेस रन करने के लिए बैंक से कुछ लोन लेता है। कितने अमाउंट का लोन लेता है, सपोज उसने 50,000 का लोन लिया। 50,000 का लोन लेने से एक तो बैंक लोन मेरा एक लाइबिलिटी रेज हो रहा है, और मेरे पास कैश आ रहा है, यानी अगेन मेरे पास 50,000 का कैश आया। तो मेरे पास अभी टोटल कैश अमाउंट कितना हो जाता है, अगेन मेरे पास 1 लाख रुपीस का कैश अमाउंट हो जा रहा है। मेरा फर्नीचर एज इट इज है 50,000 का, कैपिटल भी मेरे पास 1 लाख रुपीस का है, और एडिशनली मेरा 50,000 का बैंक लोन भी आ जाता है। फिर से हम लोग देख पा रहे हैं कि डेबिट साइड 1.5 लाख का है और क्रेडिट साइड भी 1.5 लाख का है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि हर ट्रांजैक्शन से मेरा डेबिट एंड क्रेडिट किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, यानी मेरा असेट साइड और लाइबिलिटी साइड हमेशा इक्वल ही आ रहा है। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है। मैंने जब आपको इनिशियली बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बैलेंस शीट कैसे बनता है, किस तरह का होता है, वो समझाया था, उसमें भी आपने देखा होगा ये बैलेंस शीट टी फॉर्म में रहता है, जहां हम लोग एक साइड में लाइबिलिटीज लिखते हैं, यहाँ पे रिलेटेड अमाउंट लिखते हैं, फिर हम लोग एसेट्स लिखते हैं एंड अमाउंट लिखते हैं। जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे जब हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उनका बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारा ये लाइबिलिटी साइड का अमाउंट एंड असेट साइड का अमाउंट हमेशा इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। ओके, चलिए हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स को देख लेते हैं। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट वन इज एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। जो मैंने आपको इनिशियली समझाया कि अकाउंटिंग इक्वेशन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और यहाँ पे मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको प्रैक्टिकली करके समझा दिया है। नेक्स्ट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी में कुछ भी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो हमारे लाइबिलिटी में ही ऐड होगा या फिर लाइबिलिटी से ही डिडक्ट होगा। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन असेट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द असेट। अगेन द सेम थिंग, अगर असेट में कुछ इंक्रीज हो रहा है तो असेट से ही डिडक्ट होगा, और असेट में अगर कुछ डिक्रीज हो रहा है तो असेट में ही ऐड होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे फर्नीचर खरीदने के बारे में एक्सप्लेन किया, 50,000 रुपीज से हमने फर्नीचर खरीदा है, तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर का एंट्री होता है, और कैश दे के खरीदा है, इसीलिए 50,000 रुपीज का अमाउंट एग्जिट होता है। सो एडजस्टमेंट इज डन इन asset side only. Fourth point is every expenses will be deducted from capital and every income will be added to capital. यहाँ बताया जा रहा है जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी लॉसेस है, वो कैपिटल से ही डिडक्ट किया जाएगा, और जितना भी इनकम है, जितना भी प्रॉफिट है, वो कैपिटल में ही ऐड किया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ओनर ने बिजनेस रन करने के लिए जो रिस्क लिया है, उस रिस्क के रिवार्ड में ओनर को ये प्रॉफिट मिलता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, किसी तरह का इनकम हो रहा है, तो वो किसे मिलना चाहिए? ओनर को मिलना चाहिए।
और ओनर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए अगर कुछ इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, तो कैपिटल में ऐड किया जाएगा, कैपिटल इंक्रीज होगा। वहीं पे अगर कोई भी एक्सपेंस होता है, कोई भी लॉस होता है, उस लॉस को कौन बेयर करेगा? उस लॉस को भी ओनर ही बेयर करेगा। इसलिए अगर कुछ लॉस हो रहा है, कुछ भी एक्सपेंसेस हो रहा है, वो कैपिटल से ही डिडक्ट होगा। फाइन। एंड लास्ट पॉइंट इज इक्वेशन शुड बी मैच्ड। ये पॉइंट तो और एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम शुरू से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा मैच होना चाहिए दोनों साइड। अकाउंटिंग इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यानी डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो आपके इक्वेशन में कुछ गड़बड़ी हुआ है, आपने एंट्री पास करने में कुछ गलत किया होगा। ठीक है, ये रहा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट ट्रांजैक्शन के थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ यहाँ तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ है, कुछ डाउट रहता है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूँगी। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, आपको अच्छे से चीज़ें समझ आती है, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।